हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैक्ट यूनिवर्स में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। ये है वो जगह जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो आती है क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ लेख और नोट्स जो इस प्राचीन सभ्यता के उदय और पतन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मिशन है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सभ्यता मेसोपोटामिया से काफी पूर्व में, मतलब आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में फैली थी, लगभग 2800 ईसा पूर्व से। हाँ, तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है और यहाँ हजारों से ज्यादा बस्तियां थीं, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। ये उस टाइम की दूसरी सभ्यताओं से कई मायनों में काफी अलग थी। हाँ, और जो बात इसे खास तौर पर दिलचस्प बनाती है वो है इनकी शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग। उस जमाने की दूसरी सिविलाइजेशंस को देखें तो वहां अक्सर बेतरतीब बसावट दिखती है, पर यहाँ ऐसा नहीं था। हड़प्पा शहरों में सीधी कतारों में बनी सड़कें थीं, जिसे आजकल हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न, अच्छा हाँ। और मकानों में एक ही साइज की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं, घरों में अपने कुएं होते थे और सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं। मतलब साफ सफाई पर जोर साफ दिखता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। और वो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, माना जाता है उसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। बिल्कुल। वो और जो बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, ग्रेनरीज, ये सब दिखाते हैं कि उनके पास प्लानिंग और उसे लागू करने की कितनी गजब की क्षमता थी। बहुत ऑर्गेनाइज थे वो लोग, सही कहा। लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं था, राइट? और भी चीजें थीं। बिल्कुल नहीं। उनकी खेती भी काफी एडवांस थी। सोर्सेज बताते हैं कि वे गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, लेकिन साथ में केले और कपास की खेती भी करता थे। कपास? अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई फिर कपास के लिए। हाँ, कपास की ये शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है। और उनका व्यापार वो दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया तक। ऐसा लगता है कि सुमेरियन लेखों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये मेलुहा शायद सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। और इसके सबूत भी तो मिले हैं ना, जैसे मेसोपोटामिया के शहरों में यहाँ के बने कार्नेलियन के मोती, और खास तौर पर वो सिंधु घाटी की मोहरें, सील्स। हाँ, वो सील्स और ये मोहरें अपने आप में एक पहेली हैं। इन पर जानवरों की बहुत सुंदर आकृतियां बनी हैं, जैसे बैल, गैंडा और वो एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा। हाँ, जिसे अक्सर यूनिकॉर्न कह दिया जाता है। और साथ ही इन पर एक लिपि भी खुदी हुई है, जिसमें करीब 400 अलग-अलग सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं। मुश्किल ये है कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, डेसिफर नहीं हो पाई है। मतलब इतने साल हो गए, हाँ। और अभी तक नहीं? बिल्कुल। भाषाविदों में इस पर काफी डिबेट है। क्या ये द्रविड़ भाषाओं से जुड़ी हैं जो बाद में दक्षिण भारत में पनपी, या इसका कोई और ही कनेक्शन है? पता नहीं। ये लिपि का न पढ़ा जाना वाकई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि उस समय कांसे का इस्तेमाल, ब्रॉन्ज का, वो शुरू हो गया था। हाँ, ब्रॉन्ज एज थी वो। स्रोत बताते हैं कि शायद तांबा तो वहीं मिल जाता होगा, पर टिन शायद अफगानिस्तान जैसे दूर के इलाकों से ट्रेड के जरिए आता होगा, और तांबे और टिन को मिलाकर ही कांसा बनता था। इससे उनके औजार और शायद हथियार भी बेहतर हुए होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिक्कों का कोई एविडेंस नहीं मिला है, मतलब करेंसी नहीं थी। लगता तो यही है, ट्रेड शायद चीजों के लेन देन, बार्टर सिस्टम, या फिर वजन के स्टैंडर्ड बाटों के जरिए होता होगा, भार के हिसाब से। सही है। और ये चीज हमें उनके समाज की तरफ ले जाती है, जो मिस्र या मेसोपोटामिया से काफी अलग लगता है। वहां हमें विशाल पिरामिड्स, मंदिर, राजाओं के बड़े बड़े महल मिलते हैं, जो रूलिंग क्लास की ताकत दिखाते हैं। हाँ, शानो शौकत दिखती है। बिल्कुल। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसे ग्रैंड स्मारक या बहुत अमीर कब्रें नहीं मिली हैं, न ही बड़ी सेनाओं के कोई साफ सबूत हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या वहाँ राजा थे ही नहीं, या फिर उनका रोल अलग था? कुछ आइडिया? कहना मुश्किल है। आर्टिफैक्ट्स में हमें मदर गॉडेस, मातृ देवी की कई मूर्तियां मिलती हैं। शायद बाद की हिंदू देवियों की वो पूर्वज रही हों। और कुछ मोहरों पर वो सींग वाले योगी की मुद्रा में बैठे देवता की आकृति है, जिसे कुछ लोग प्रोटो शिव यानी शिव का शुरुआती रूप मानते हैं, 3 मुख वाला। हाँ, प्रोटो शिव वाली थ्योरी तो काफी पॉपुलर है। संभव है। कब्रें भी ज्यादातर साधारण हैं,
इससे लगता है कि शायद वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन समाज में शायद प्रीस्ट क्लास या राजाओं का वैसा दबदबा नहीं था जैसा दूसरी जगहों पर था। कुछ एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये एक तरह का व्यापारी गणराज्य रहा हो, या पावर कई सेंटर्स में बटी हुई हो। ये पक्का तौर पर एक ज्यादा बराबरी वाली समाज की तस्वीर लगती है। ज्यादा इगैलिटेरियन। लेकिन फिर इतनी एडवांस सभ्यता खत्म कैसे हो गई? सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कम होने लगा और 1500 ईसा पूर्व आते आते ज्यादातर शहर खाली हो गए, वीरान। ये अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, अचानक बिल्कुल नहीं। ये कई सदियों में धीरे धीरे हुआ, और इसके पीछे कोई एक सिंगल कारण नहीं था। ऐसा लगता है कई चीजों का मिला जुला असर था। जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मॉनसून का पैटर्न बदला, जिससे खेती पर असर पड़ा। नदियां, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं, जैसे सरस्वती नदी, जिसे घग्गर आगरा भी कहते हैं। ओ, नदियों का सूखना तो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल। शायद जंगलों की ज्यादा कटाई और जमीन के ज्यादा इस्तेमाल से भी इकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ा। फिर ट्रेड का कम होना और शायद बाहर से कुछ ग्रुप्स का आना या फिर कुछ बीमारियां फैलना, ये सभी वजह हो सकती हैं। तो ये एक धीमी प्रक्रिया थी, कोई अचानक हमला या आपदा नहीं। हाँ, ये एक क्रमिक विघटन था, सदियों में फैला हुआ। तो अगर हम समेटें तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें शहरी प्लानिंग, सैनिटेशन और ट्रेड में उनकी जबरदस्त समझ दिखाती है। उनकी बनाई चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, मोती, शायद कपड़ों की डिजाइन, इनकी लेगेसी आज भी साउथ एशिया के क्राफ्ट में कहीं ना कहीं जिंदा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रहस्य या कहें सबसे बड़ी चुनौती, वो उनकी लिपि ही बनी हुई है। सोचिए, अगर इसे पढ़ने में कामयाबी मिल जाए तो ये उनके समाज, उनके विश्वासों, उनकी पॉलिटिक्स और उनके पतन के कारणों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ, ये तो जैसे टाइम ट्रैवल जैसा होगा, सीधे उनकी कहानी सुनना। एग्जैक्टली। यहाँ सुनने वालों के सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। अगर हम सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ पाते तो वो एक कौन सी जानकारी हो सकती है जो इस प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी अब तक की सारी धारणाओं को चैलेंज कर दे या बदल दे। तो दोस्तों, आज की चर्चा का यही था एंड। आपका क्या कहना है आज की डिस्कशन पर, हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय सुनना पसंद है। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। हमें उम्मीद है कि आपको मज़ा आया। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे हमें बेहतर करने में मदद मिलती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम और ग्रो कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।